आप सबका स्वागत है मोर देन 90 मिनट्स के यूरो 2020 वीकली एनालिसिस में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और मोर देन 90 मिनट्स के पॉडकास्ट में। और सब कुछ सेम है, लोग भी वही हैं और इन्फॉर्मेशन भी फुटबॉल के बारे में होगी, लेकिन जो बदल चुका है वो हमारे कपड़े बदल चुका है। क्योंकि हम दोनों की टीम्स जिनको हम सपोर्ट करते थे, राजन की तो खैर बहुत पहले ही उनको ये दुख झेलना पड़ा। योगा मैट अभी भी पीछे भी इस्तेमाल करते हैं, उसका अनुलोम विलोम करते हैं जर्मनी और फ्रांस के जाने का। और अब मैंने भी वो दुख झेला है क्योंकि सेमीफाइनल्स में बाहर हो चुकी है स्पेन, जो अच्छा खेली पूरे मैच में। पेनल्टीज के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वहां पे उनकी परफॉर्मेंस उस किस्म की नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा खेलने के बाद भी इटली ने उनको पेनल्टीज में हरा दिया और वो पहुंच चुकी है फाइनल्स में। और दूसरे मैच में जो था इंग्लैंड बनाम डेनमार्क, उसमें डेनमार्क ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी डेनमार्क ने। लेकिन इंग्लैंड ने होम टर्फ एडवांटेज तो लिया ही लिया, प्लस अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई। उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। राजन, फिर साहब बड़ा स्वागत करने का आपको मन नहीं करता, लेकिन चलिए ये फॉर्मेलिटी फिर से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और कैसे रहे दोनों मैचेस आपके लिए? किस मैच को आप ज्यादा रेट करेंगे? तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी सुनने वालों का भी स्वागत। दोनों गेम बहुत अच्छे थे, बट डेफिनेटली स्पेन और इटली वाला गेम तो मतलब वो बेसिकली फाइनल होना चाहिए था, अगर आप बिल्कुल इन दोनों टीम्स की बात करो तो। बट हाँ, अगर मतलब दोनों में से एक को पिक करना होगा तो डेफिनेटली स्पेन और इटली का गेम डेफिनेटली बेहतर था। आपके लिए वो क्यों ऊपर है इंग्लैंड और डेनमार्क के गेम्स? ऑफ कोर्स बहुत ही नेक टू नेक रहा। इंग्लैंड और डेनमार्क का प्रेडिक्टेबल था, हालांकि डेनमार्क ने स्केयर दिया, बट प्रेडिक्टेबल था कि इंग्लैंड ही जीतेगी। डेनमार्क का फेरी टेल रन रहा है हालांकि, लेकिन फाइनल तक जाना थोड़ा ज्यादा हो जाता। इंग्लैंड का स्क्वाड डेफिनेटली बहुत बेटर है। मैन टू मैन अगर आप कंपेयर करने लगोगे तो शायद सिर्फ कैस्पर स्माइकल ही जॉर्डन पिकफोर्ड से बेटर कीपर आप रेट कर सकते हो। अदर देन दैट, मैन टू मैन जो बाकी 10 प्लेयर्स इंग्लैंड के थे और जो 10 प्लेयर्स डेनमार्क के थे, आप उनको कंपेयर करोगे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है उस 1-to-1 प्लेयर्स में। मैं उन 1-to-1 प्लेयर्स के ऊपर अभी बात करते हैं राजन। पहले इटली और स्पेन की तरफ आते हैं, जहां पे जो 90 मिनट्स और 120th मिनट तक मैच गया, उसमें आप ये मानेंगे कि स्पेन बेटर था इटली से लगभग हर डिपार्टमेंट में। गेम्स जो होते हैं गोल मारने की वजह से जीते जाते हैं ना, सिर्फ स्टाइल ऑफ प्ले। मुझे पता था आप ऐसी कुछ बातें कहेंगे। बिल्कुल, स्टाइल ऑफ प्ले और पोजीशन पे गेम नहीं जीते जाते। गेम आपको गोल मार के जीतने होते हैं, तो यहीं पे आपकी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स आती हैं। और स्पेन तो अभी तक हर गेम में हमेशा डोमिनेट करा है आज तक, जितने भी गेम्स रहे यूरोस के। लेकिन जो हमें डर था कि इटली जो होगी स्ट्रीट स्मार्ट होगी और अपने जो भी मौके मिलेंगे उसको भुनाएगी, और इटली ने वही करा। और स्पेन के साथ जो हमें लग रहा था स्पेन अपने मौके भुना नहीं पाएगी, और जैसा उनके सारे गेम्स में चलता है वही हुआ। उनके चांसेस बनते रहे और वो लोग मिस करते रहे, और एंड में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गोल्स एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। वही क्वालिटी भी काफी हद तक डिसाइड भी करता है। लेकिन अगर हम बाकी स्टार्ट्स देखें हमारे ऑडियंस के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि पोजेशन स्पेन का 71% रहा, इटली का 29 रहा। मुझे नहीं लगता किसी भी मैच में या बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, अगर मैं 2010 से देखूं, इटली के ऊपर इतनी कोई टीम डोमिनेट करके चली होगी। अगर हम पासेस भी देखें, इटली के 387 पासेस हैं, उल्टे तरफ स्पेन के 908 पासेस हैं। और इन पासेस की जो नंबर है, उसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा राजन पेड्री को, स्पेन के 18 वर्षीय खिलाड़ी को। पेड्री क्या स्पेन के जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम बात कर रहे थे कि जो फ्यूचर स्ट्रक्चर लुई एनरिके बनवा रहे हैं, उसमें हुकुम का इक्का होंगे कि नहीं? पेड्री की अगर आप बात करो तो पेड्री तो क्या कहेंगे, बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर रहा है इस टूर्नामेंट का, है ना। उसको अभी से ही लोग नेक्स्ट इनिएस्टा बोलने लग गए हैं। बिल्कुल, मैंने भी सुना है। और इस साल बार्सिलोना और स्पेन दोनों को मिला के 60 से ज्यादा गेम्स खेले हैं पेड्री ने। और हाँ, क्योंकि मिडफील्डर है, गोल्स नहीं मारता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा न्यूज वगैरह में नहीं आता है। बट इस गेम में अगर आप देखो, इटली के अगेंस्ट 99% पास कंप्लीशन रेट था उस बंदे का, राइट। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली प्लेयर टू वॉच है फ्यूचर में, आगे के 8, 10, 12 साल में भी पेड्री स्पेन का मेन स्टे होगा, अगर उसका करियर सही ट्रैक पे रहा तो।
बिल्कुल। और एक और मेरे को लगता है स्पेन जिनके ऊपर इस टूर्नामेंट में डिपेंड करूंगा, खैर वो शुरू से न्यूज में रहे थे अपनी क्वालिटी की वजह से, जिस किस्म का वो गेम खेल रहे थे, वो थे अल्वारो मोराटा राजन। और इस मैच में उनको स्टार्टिंग भी नहीं मिली, उनको उनकी जगह पे डानी ओल्मो को डाला गया। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या लुई एनरिके का ये एक अच्छा मूव था, बिकॉज देखिए ऐसे टूर्नामेंट्स में और ऐसी टीम के सामने एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। और अल्वारो मोराटा अब उस जोन में आ रहे थे क्योंकि वो गोल मार चुके थे, वो अपने आप को प्रूव कर रहे थे। बिल्कुल इस टूर्नामेंट की शुरुआत में वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या ये एक सेन मूव था? और फॉर्मेशन भी थोड़ी सी अगर देखें तो हल्की सी अलग खेली स्पेन ने। अगर ध्यान से उस फॉर्मेशन को देखा जाए तो वो 4-1-2-2-1 खेल रहे थे, जिसमें सर्जियो बुस्केट्स और ये सब थोड़ा सा पीछे चढ़ के खेल रहे थे, दो वो ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सिटिंग मिडफील्ड। क्या ये दोनों मूव्स अच्छा है, ये फॉर्मेशन और डानी ओल्मो का स्टार्ट करवाना है अल्वारो मोराटा की जगह पर? अब देखो उसने क्या सोच के करा, ये जो चेंजेस थे, जो लाइनअप बनाई, क्या सोच के बनाई, आप कह नहीं सकते। एक जो था उनका साराबिया प्लेयर है जो फ्रंट थ्री में खेलता था, वो इंजर्ड था इस गेम के लिए, सेमीफाइनल के लिए, तो उसकी वजह से फेरान टोरेस स्टार्ट करा। तो हो सकता है क्योंकि फेरान टोरेस को जनरली सेंटर खिलाने से बचना चाह रहे हो, तो इसलिए डानी ओल्मो को बीच में लाए हो। और मोराटा को हो सकता है उन्होंने एक्सपेक्ट करा हो कि गेम लंबा जाएगा, तो मोराटा को एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट लाने की प्लानिंग रही होगी। और प्लानिंग अच्छी भी थी, एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आए और उसने गोल भी मारा। स्ट्रैटेजी के पॉइंट से अगर आप देखो तो स्पेन का अगेन कुछ गलत नहीं था। एंड ऑफ द डे आपके डानी ओल्मो, मोराटा, ओजार बजाल सबने चांसेस छोड़े, राइट? तो आप ये गेम खत्म हो गया, आप रेट्रोस्पेक्ट में बोल सकते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट जब आप गेम देखो तो कुछ गलत नहीं हो रहा था। एंड आप अगर 90 मिनट देखते तो स्पेन को 90 मिनट में जीतना चाहिए था और 120 मिनट में भी जीतना चाहिए था, बट वो अपनी ही गलतियों की वजह से गोल्स नहीं स्कोर कर पाए। अपनी गलती और दो लोग राजन जिनके बारे में मैं इटली की तरफ से बात करना चाहूंगा, उनके दोनों, हम लोगों की भाषा में कहा जाता है पुराने चावल, जॉर्जियो चिलेनी और बुनुची, उनके दोनों डिफेंडर्स, एक 34 वर्षीय, दूसरा 36 वर्षीय, लेकिन अगर उनका गेम देख लो तो जवान लड़के शर्मा जाए उनके सामने। उन लोगों ने इस टूर्नामेंट में एक भी प्लेयर को आगे निकलने ही नहीं दिया। दो इस बार जो गोल पड़ा उसमें उनके बीच में से ऑलमोस्ट बॉल निकल के गए, अल्वारो मोराटा ने बहुत अच्छा फिनिश करा। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ डिफेंस में नहीं, जब सेट पीसेस मिलते हैं, कॉर्नर्स और फ्री किक्स, हेडर मारने के लिए आगे चढ़े होते हैं, और इनको ऊपर ज्यादा डिफेंडर्स कंसंट्रेट कर होते हैं इटली के स्ट्राइकर्स की जगह पे, क्योंकि इनके गोल मारने का ज्यादा चांसेस रहता है। इन दो के बारे में, और ये जो मेरे को लगता है अब कतर में वो 2022 में जाएंगे, मेरे को नहीं लगता इटली कोई चेंज करेगी इन दोनों को लेके। लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में इतनी एज होने के बाद भी आपका क्या मानना है राजा? बिल्कुल, बोनुच्ची और चिलियनी तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, और शायद उनका ये लास्ट यूरो है तो एक्स्ट्रा एडेड मोटिवेशन है उनके पास, और लीडर है अपने स्क्वाड के दोनों, एक कैप्टन है और एक कैप्टन नहीं भी है बट फिर भी लीड करता है फ्रंट से, बोनुच्ची। बिल्कुल, इन दोनों को मेरे ख्याल से अगर आप देखो एक्स्ट्रा मोटिवेशन है, आखिरी यूरो है, आखिरी मौका है एक मेजर ट्रॉफी जीतने का। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव डुओज है। ओल्मो के थ्रू बॉल ने ब्रेक कर दिया था उनको और मोराटा ने फिनिश कर दिया था, बट उसके अलावा एक दो बार और मतलब डिफेंसिव लाइन को तोड़ दिया था स्पेन ने। एज के साथ साथ फास्ट प्लेयर्स होते हैं, हो सकता है उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करें, स्पेशली फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट। अगर आप देखो तो इंग्लैंड का जो पहला इक्वलाइजर था, हैरी केन ने जो थ्रू बॉल दी थी और स्प्लिट कर दिया था डिफेंस को साका ने, तो रहीम स्टर्लिंग, हैरी केन और साका के अगेंस्ट इनको अपनी जो डिफेंसिव लाइन है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि थ्रू बॉल्स अगर इंग्लैंड ने खिला दिया और पीछे स्पेस मिल गया तो स्टर्लिंग और हैरी केन और राइट हैंड साइड में जो भी खेले, साका, सैंचो या फोडेन, उनकी पेस के आगे ये स्ट्रगल कर सकते हैं। बट इतना एक्सपीरियंस है, प्ले पोजिशनिंग और एंटिसिपेशन इनका इतना परफेक्ट है कि कहीं ना कहीं जो अपनी फिजिकल डिग्रेडेशन जो होता है एज के साथ, उसको कहीं ना कहीं छुपा देते हैं ये लोग। तो यही एक्सपीरियंस होता है बेसिकली बड़े प्लेयर्स। बिल्कुल। और इन दोनों की आपने क्वालिटी की बात करी, एक जो एरिया था जहाँ पे इटली की क्वालिटी थोड़ी सी मैं कहूंगा डगमगाई, वो इस बार उनका फॉरवर्ड था। फेडरिको किएसा ने बहुत बेहतरीन गोल मारा, उस दोनों डिफेंडर्स के बीच में से कर्ल करा दी और कोई चांस नहीं
किसी कीपर के पास उसको सेव करने का, क्योंकि शॉट में पावर भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन ओवरऑल मैच अगर देखा जाए राजन, हल्का सा क्वालिटी उस किस्म की इटली की नहीं थी जो इस टूर्नामेंट में रही है। उन्होंने 2-3 बार तो बिल्कुल ओपन चांस मिस करे। उनाई सिमोन ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया 20वें मिनट में, जिसमें निकोला बारेला के पास अच्छा चांस था गोल मारने का, लेकिन मुझे नहीं पता वो शायद स्पेन के अगेंस्ट खेलते, शायद स्पेन वाला गेम करना चाहे उन्होंने, टिकी टाका की पास करके शायद गोल मारेंगे और मिस कर दिया। क्या ये सेम चीज अगर इंग्लैंड के मैच में रिफ्लेक्ट हुई तो वो बहुत भारी पड़ सकता है मेरे हिसाब से इटली को। आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, इटली को क्योंकि बॉल कम मिल रही थी तो ऑब्वियसली क्रिएट तो नहीं कर पा रहे थे ज्यादा, तो मोर और लेस वो स्मैश एंड ग्रैब के लिए ही देख रहे थे। क्विक ट्रांजिशन, जो गोल पड़ा वो भी आप देखो तो क्विक ट्रांजिशन था, अचानक से काउंटर पड़ा पीछे से। स्पेन की डिफेंसिव गलती थी वो, अगर आप देखो तो जो बॉल थी वो कोई पास नहीं था चिएसा के लिए, बिल्कुल भी नहीं, डिफेंसिव एरर ही था एक तरह से मेरे ख्याल से गार्सिया का। इटली को पोजीशन नहीं था तो वो ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये उनका गेम प्लान भी था, क्योंकि उनको पता था कि स्पेन के अगेंस्ट पोजीशन डोमिनेट करने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। तो शायद इसी मेंटालिटी के साथ वो खेल रहे थे। और इंग्लैंड के अगेंस्ट थोड़ा सा अलग होगा, हालांकि इंग्लैंड भी मेरे को लगता है पोजीशन इंग्लैंड ही डोमिनेट करेगी, बट स्पेन जितना नहीं करेगी। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जब इटली खेलेगी तो कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन होगा, और शायद आगे अटैकिंग थर्ड होता है वहां पे ज्यादा चांसेस क्रिएट कर पाए कंपेयर टू स्पेन। तो थोड़ा स्ट्रैटेजिक डिफरेंस होगा उस गेम में, क्योंकि जिस तरह से सेटअप करी जाएगी टीम स्पेन के अगेंस्ट अलग हो रहा और इंग्लैंड के अगेंस्ट डेफिनेटली अलग होगा सेटअप इटली का। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्पेन ने भी करा और इंग्लैंड भी, जैसा आपने कहा, थोड़ा सा सेटअप अलग होगा। लेकिन उस मैच को देख के स्पेन और इटली के इटालियन स्ट्राइकिंग को देख के बिल्कुल लहरों पर जैसे पहरा लगा देती है। स्पेन की डिफेंडिंग ने उस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई, लेकिन एक जगह पे जहां पे स्पेन अनफॉर्चुनेटली नहीं परफॉर्म कर पाई वो थी पेनल्टीज राजन। और वो 2 पेनल्टीज जो मिस हुई, एक तो ओल्मो की और फिर एल्वारो मोराटा की। और मोराटा की तो बहुत ही मेरे को लगता है अनफॉर्चुनेट हो चुका है ये टूर्नामेंट उनके लिए। आप क्या कहेंगे उन पेनल्टी से क्वालिटी के बारे में? और मेरे को तो जीता वो मैच अपने हाथ से जाने दिया, बल्कि एडवांटेज में थी क्योंकि उनाई सिमोन सेव कर चुके थे शुरू की पेनल्टी, और उसके बाद तो आपको चढ़ के और पेनल्टी मारनी चाहिए थी, लेकिन काफी पुअर क्वालिटी पेनल्टीज की। आपका राजन इस पे क्या मानना है? डेफिनेटली देखो, ये एक रिकॉर्ड है, किसी भी यूरोस में कोई भी टीम 2 पेनल्टी शूटआउट्स नहीं जीती है, तो स्पेन के पास अच्छा चांस था ये रिकॉर्ड तोड़ने का। बट स्पेन को अगर आप देखो तो जो पिछला गेम था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, वहां पर भी आप 120 मिनट्स में उस टीम को नहीं हरा पाए, जबकि आप 10 वर्सेस 11 थे, राइट। आज 60 मिनट तो आप 10 मैन के अगेंस्ट खेल रहे थे, तब भी आप स्विट्जरलैंड को ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ पर इटली बेटर टीम है डेफिनेटली, बट अगर आप जब आप 120 मिनट्स तक आप नहीं हरा पा रहे हो तो एंड ऑफ द डे पेनल्टीज आर लॉटरीज, राइट। और जो लॉटरी होती है वो रोज रोज नहीं लगती, एक बार लग गई, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगली बार फिर से लगेगी। हालांकि स्पेन के जो फैंस हैं तुम्हारे जैसे, वो यही बोलेंगे कि स्पेन बेटर टीम थी, स्पेन को फाइनल में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इटली बहुत डिजर्विंग है फाइनल में जाने के लिए। स्पेन को देखना पड़ेगा कि आपका गेम प्ले इतना पॉजिटिव होने के बाद भी अगर आप नॉर्मल टाइम पे टीम्स को नहीं हरा पा रहे हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो आगे। वैसे एज ए स्पेन फैन हमें ये जर्मन और फ्रेंच फैन से सुनना नहीं चाहिए जो इस टूर्नामेंट में बहुत पहले बाहर हो गए, पर चलिए ठीक है, आपका एक्सपीरियंस की हम कदर करते हैं राजन। और एक जो आपने बोला कि रिकॉर्ड टूट सकता था, स्पेन के पास एक मौका था, एक रिकॉर्ड जरूर एल्वारो मोराटा ने इस टूर्नामेंट में तोड़ दिया है, और वो है हाईएस्ट गोल स्कोरर का स्पेन की तरफ से फर्नांडो टोरेस का रिकॉर्ड था। जब उन्होंने वो गोल मारा उन्होंने सेलिब्रेट भी टोरेस की तरह ही करा, शायद उनको बताने के लिए कि देखिए मैं तो वो कश्ती तो मैं बैठ के आपसे आगे निकल चुका हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, और शायद अगर अब 2022 कतर में जाएंगे एल्वारो मोराटा तो वो दिमाग में रख के जा सकते हैं। अभी वो देखना पड़ेगा कि लुई एनरिके के दिमाग में अब क्या होगा इस टूर्नामेंट को लेते हुए। दो मैं मानूंगा कि स्पेन, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी ये कहा, वो प्रूव कर चुकी है अपने आप को इस टूर्नामेंट में। किसी को उम्मीद नहीं होगी कि इतना आगे तक आएगी, और बहुत अच्छा फाइट भी दिया इटली को। बहुत खराब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, स्विट्जरलैंड ने उनको ब्रेक लगा दिए थे अच्छी तरीके से, लेकिन ओवरऑल स्पेन के लिए काफी पॉजिटिव मेरे हिसाब से टूर्नामेंट, कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के जिसमें लुई एनरिके अब उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और एक और टीम जिसके लिए पॉजिटिव रहा बहुत टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेट शुरुआत के बाद, वो है डेनमार्क राजन। 2-1 हार गई, उसके आखिरी में पेनल्टी मिल गई जिसको कन्वर्ट कर गए। उस पेनल्टी के बारे में हम जरूर बात करेंगे क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्शियल
पेनल्टी है, उसमें 2-3 चीजें जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन डेनमार्क की ओवरऑल टीम, उनकी कोचिंग से लेके उनकी मेरे को कहना चाहिए जो उनका फाइटिंग स्पिरिट है, बहुत ही पॉजिटिव टूर्नामेंट आपके हिसाब से उनके लिए। बिल्कुल, डेनमार्क में जो पहले गेम में क्रिश्चियन एरिक्सन के साथ हुआ, उसके बाद जो कमबैक करा वो उनके वाइकिंग स्पिरिट को दर्शाता है। और सेमीफाइनल तक आई, ओवर अचीव करा मेरे हिसाब से, बट बहुत सॉलिड टीम है, बहुत अच्छी टीम है। फाइनल में क्वालिटी में डिफरेंस साफ नजर आ रहा था। आप अगर ओवरऑल पूरा गेम देखो तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं बनाए डेनमार्क ने। हालांकि मिडफील्ड फर्स्ट हाफ में फिजिकली पूरी टक्कर दी इंग्लैंड को, मिडफील्ड में ओवररन कर जा रहे थे डेक्लन राइस और केविन फिलिप्स को कई बार। बिल्कुल, फाइनल थर्ड में या डी पर कभी भी कोई ऐसा क्वालिटी चांस नहीं बना डेनमार्क की तरफ से जिसको आप बोल सको ये क्लियर कट चांस था। जो गोल पड़ा बहुत प्यारी फ्री किक थी, बट सेट पीस था तो आप क्या ही बोलोगे, है ना। हालांकि बहुत अच्छी फ्री किक थी, बहुत सेंटर थी, मेरे को लगता है पिकफोर्ड रोक सकता था, बट हाँ शायद पेस बहुत ज्यादा थी उसमें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड ने रिस्पॉन्ड किया गेम में वो बहुत बढ़िया था। आप जिस तरह से जो गोल था वो तो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल डिफेंसिव लाइन को स्प्लिट करके एकदम बाई लाइन तक साका को बहुत ही प्यारी थ्रू बॉल दी केन ने, और साका ने स्टर्लिंग को जो पास दिया उसमें जो उनका कैप्टन है, डेनमार्क के कैप्टन कायर को डाइव मारना पड़ा। और जो टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा गोल मारने वाला जो स्टार्ट से ओन गोल, उसमें एक और इजाफा हो गया, 10 ओन गोल पर इस टूर्नामेंट में। स्टर्लिंग का जो फॉर्म चल रहा है गोल मारने का, मेरे को लगता है अगर कायर छोड़ देता तो शायद स्टर्लिंग मिस कर जाता उसको। नहीं, मुझे लगता है वो तो बिल्कुल ओपन गोल था, ऑब्वियसली टैप इन होता है, मजाक कर रहा हूँ, बट उससे 2 मिनट पहले अगर आप देखते तो स्टर्लिंग ने 1-on-1 चांस छोड़ा था कैस्पर श्माइकल को। बिल्कुल। और कैस्पर श्माइकल को आप कितनी भी तारीफ करो, बट वो गोल पड़ना चाहिए था। बिल्कुल। और स्टर्लिंग का बहुत ही आयरॉनिक है कि ये स्टर्लिंग का बेस्ट गेम था, बट उसने गोल नहीं मारा। और जो इससे पहले कई गेम्स में जिन्होंने उसमें 3 गोल मारे हैं स्टर्लिंग ने, उसमें शायद इतना अच्छा नहीं खेले जितना इस सेमीफाइनल में खेले, है ना। स्पेशली जब लेफ्ट फ्लैंक से चेंज करके राइट फ्लैंक पर आए थे वो, जब जैक ग्रिलिश लेफ्ट में खेलने लगे और स्टर्लिंग राइट में खेलने लगे, उसके बाद तो स्टर्लिंग ने डेनमार्क के लेफ्ट बैक थे मायर, उसको तो इतना दौड़ाया, बहुत ही इजीली 1-on-1 क्लियर कर जा रहा था। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था स्टर्लिंग का। और उसी 1-on-1 टाइप की सिचुएशन में ही जब ड्रिबल करके आगे गया, उसी में पेनल्टी भी मिली स्टर्लिंग को। तो स्टर्लिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। हैरी केन भी बहुत अच्छा खेला, बैक पे मैगवायर, जॉन स्टोन्स, काइल वॉकर, लूक शॉ, ये जो बैक फोर है इंग्लैंड की, मेरे को लगता है इटली से बेटर बैक फोर है इंग्लैंड की। जी बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से। बिल्कुल, काइल वॉकर की आप पेस देखो, लूक शॉ के फॉरवर्ड रन्स देखो आप, और हैरी मैगवायर और जॉन स्टोन्स का बहुत कामनेस है। हैरी मैगवायर भी बहुत अच्छे रन्स मारते हैं कभी कभी आगे। इंग्लैंड हैज द बेस्ट डिफेंस इन दिस टूर्नामेंट, ये रिकॉर्ड्स में भी है, स्टैट्स भी है, क्लीन शीट सबसे ज्यादा उन्हीं की है। इंग्लैंड और स्पेन का अगर फाइनल होता तो आप कह सकते थे मोस्ट अटैकिंग टीम, मतलब बेस्ट अटैकिंग टीम और बेस्ट डिफेंसिव टीम की भिड़ंत होती फाइनल में। हाँ, बट इटली के साथ गेम है, मेरे को लगता है इंग्लैंड बहुत सॉलिड होगी डिफेंसिवली। डिफेंस ही इंग्लैंड का क्या कहोगे ट्रम्प कार्ड है। इंग्लैंड के जो फॉरवर्ड्स हैं, स्पेशली स्टर्लिंग का पेस और हैरी केन का विजन है जो थ्रू बॉल्स का और पीछे आके गेम बनाने का, वो इटली को ट्रबल दे सकता है, बहुत परेशान कर सकता है इटली को। इंग्लैंड के जो बैक फोर है उनमें आप थोड़ा सा भी क्रेडिट यूनाइटेड को तो नहीं देना चाहते, क्योंकि आप में खेलने वाले कई खिलाड़ी हैं। नहीं, वो उसमें बिल्कुल दीजिएगा मत, आपको मैंने ये मेरा कहना था कि बिल्कुल दीजिएगा मत। पूरे मैनचेस्टर जो शहर है उसका है, क्योंकि 2 यूनाइटेड के हैं और 2 सिटी के हैं। लेफ्ट साइड मजा आ गया कैसे कार्ड्स पलट दिए, मतलब गैरेथ साउथगेट को आपने भारी कर दिया इसमें। लेफ्ट साइड में लूक शॉ और हैरी मैगवायर, राइट साइड में जॉन स्टोन्स और काइल वॉकर। और डिफेंस इंग्लैंड हैज द बेस्ट डिफेंस, नो डाउट। बिल्कुल। और हैरी केन के गोल के बारे में राजन बात करते हैं, और उसके बाद मैं कैस्पर श्माइकल के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि टीम जरूर बाहर हो गई लेकिन जो श्माइकल की परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल, मेरे को लगता है शायद स्कोर 6-1 और उससे ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि मैं अगर काउंट करूं, मैं मैच देख रहा था 55th मिनट पे, 93rd पे, 72nd पे, तो मुझे याद है कि बिल्कुल ओपन गोल
इंग्लैंड के प्लेयर्स ने शॉट मारा और बेहतरीन कैस्पर श्माइकल का सेव हुआ। उन सेव्स पे और कैस्पर श्माइकल की परफॉर्मेंस पे आते हैं, उससे पहले बात करते हैं हैरी केन की राजन और उस पेनल्टी की। क्या वो पेनल्टी देने वाली थी? दो रीजन है मेरे को उसको क्वेश्चन करने के। एक तो सॉफ्ट टच, बहुत ही सॉफ्ट टच था, मुझे पता नहीं कि वो ढंग से टच लगा भी कि नहीं लगा। और दूसरी बॉल इन प्ले थी, एक बॉल पीछे गिरी हुई थी और उसके बाद भी मैच चलता रहा, कंटिन्यू करते रहे। मुझे लगता है रेफरी या साइड रेफरी को उस मैच को रोक देना चाहिए था और काफी लोगों ने इस पेनल्टी को कंट्रोवर्शियल माना है। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जो बॉल वाली चीज है, बॉल तो पहले से ही थी और बॉल इंटरफेयर नहीं कर रही थी गेम में, तो आप उसको डिस्काउंट कर सकते हो। जो पेनल्टी थी, बहुत ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी। अब जो कंट्रोवर्सी है वीएआर की, इसमें टेक्निकली या लीगल टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो वीएआर इज देयर फॉर क्लियर ऑब्वियस एरर्स, राइट। जब वीएआर के पास ये डिसीजन जाएगा तो वीएआर ये देखेगा कि क्या बिल्कुल ब्लंडर है ये डिसीजन, तो ही उसको ओवरटर्न करेगा। जो पेनल्टी है वो सॉफ्ट है डेफिनेटली, तो जो ग्राउंड के रेफरी ने जब उसको पेनल्टी दिया तो वीएआर उसको ओवरटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि टच है वहां पर, सॉफ्ट टच है बट है। अगर ग्राउंड का रेफरी उसको पेनल्टी नहीं देता तो भी शायद मेरे को लगता है वीआर उसको ओवरटर्न नहीं करता, क्योंकि वो देखता कि हाँ टच है तो सॉफ्ट है। तो फाइनल डिसीजन ग्राउंड रेफरी का ही था। और उससे पहले 5-10 मिनट का जो वो इंटरवल था गेम का, उसमें स्टर्लिंग इतना चढ़ा हुआ था अपने इंग्लैंड के राइट और डेनमार्क के लेफ्ट हैंड साइड पर, इतनी बार बीट करा उसने, तो कहीं ना कहीं वो भी शायद आपको इन्फ्लुएंस कर जाता है कई बार। टच तो था, देखो आप जब स्पीड में भाग रहे होते तो हल्का सा भी अगर आपको एज एन अटैकर आपको टच मिलता है तो यू हैव द राइट टू गो डाउन। डाइव, बिल्कुल ब्लेटेंट डाइव तो नहीं थी वो, हमने इससे भी बुरी बुरी डाइव्स आपने देखी होंगी कई बार, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट था। अगर रेफरी उसको पेनल्टी नहीं भी देता तो भी कंट्रोवर्सी होनी थी, दिया तो भी कंट्रोवर्सी हुई, तो आप इसका कुछ नहीं कह सकते। एंड ऑफ द डे रेफरी इज अ प्रोफेशनल, उसका जो डिसीजन था वो डिसीजन था। ऐसा भी नहीं है कि उसने बिल्कुल गेम ही बदल दिया हो। इंग्लैंड डिजर्व करती थी विन करना, शायद अगर ये पेनल्टी डेनमार्क को दी होती तो और ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप 90 मिनट और 90 मिनट या 120 मिनट की बात करो तो इंग्लैंड वो डिजर्विंग, जैसे भी जीती, बहुत चांसेस मिस करे नो डाउट, पेनल्टी मिली, लकी थे, बट जो लक था उन्होंने अपने लिए क्रिएट करा इतने चांसेस बना बना कर। क्योंकि अगर मेरे को ध्यान है, डेनमार्क जो थी फर्स्ट हाफ के बाद तो डेनमार्क गेम में कहीं भी नहीं थी, सेकेंड हाफ में कहीं नहीं थी, एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में तो गेम सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क के हाफ में ही चल रहा था। सेकेंड हाफ में एक दो कॉर्नर्स मिले डेनमार्क को, बट डेनमार्क का अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखते तो वो हार मान चुके थे एक्स्ट्रा टाइम में, वो साफ दिख रहा था। जिस तरह से उनके प्लेयर्स खड़े हो रहे थे, एक्सप्रेशंस थे, भाग रहे थे, भाग ही नहीं रहे थे, तो वो हार मान चुके थे लगभग। बिल्कुल, लेकिन एक प्लेयर जो डेनमार्क जिसने हार नहीं मानी एंड तक और उस पेनल्टी में भी हार नहीं मानी, वो तो रिबाउंड आ गया और हैरी केन ने स्कोर कर दिया, वो थे कैस्पर श्माइकल राजन। उनकी बेहतरीन गोलकीपिंग रही, वो शायद अब सिर्फ 2 सेव कम थे यान सोमर से, जो हाईएस्ट सेवर है अभी तक इस टूर्नामेंट में। 18 शायद उनके 21 अंक 18 कुछ ऐसे डिफरेंस है, मैं वो देख रहा था। और यहां से अब मेरे को लगता है कैस्पर श्माइकल इस टीम को अपने कंधों पे बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। उनको अब अपना हल्का सा एक साथ टीम को बैठ के ये देखना पड़ेगा कि डिफेंस कैसे कैस्पर श्माइकल को सपोर्ट करे, क्योंकि ये मैच 2-1 हुआ, फॉर्चुनेट था जैसे मैंने पहले कहा। ये मैच 4-1, 5-1 और 6-1 भी जा सकता था, और हैरी केन की पेनल्टी सेव हो गई, रिबाउंड पड़ गया। अगर वो हैरी केन मिस कर देते तो ये मैच फिर शायद डेनमार्क और चढ़ती उनके ऊपर, क्योंकि अब उनको एक वो रे ऑफ होप मिल जाता। बिल्कुल, मतलब लक, डबल लक मिला, एक तो पेनल्टी सॉफ्ट मिली, ऊपर से जो पेनल्टी भी वो मिस होने के बाद भी हैरी केन ने रिबाउंड मारा। तो बिल्कुल, और वो गोल मारते ही वो इंग्लैंड के टॉप स्कोरर बन गए बाय द वे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, यूरो और वर्ल्ड कप को मिला के। गैरी लिंकेयर का उन्होंने रिकॉर्ड बिल्कुल इक्वलाइज कर दिया, और अब इंग्लैंड के मैच अगर वो स्कोर कर दे इटली के खिलाफ तो वो टॉप इंग्लिश स्कोरर होंगे इंग्लैंड की हिस्ट्री में। राइट, और पिछले वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट विनर थे हैरी केन, ये विनर भी वही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस बार अगर फाइनल में उनको शायद अगर एक गोल मारते तो मेरे ख्याल से उनको गोल्डन बूट मिल जाएगा, क्योंकि गोल्डन बूट में जितना मेरे को लगता है असिस्ट भी काउंट होते हैं अगर गोल बराबर हो जाए। तो हैरी केन के पास बहुत अच्छा चांस है यूरोज का भी गोल्डन बूट जीतने का, बट जीतेगा मुश्किल होगा इटली के अगेंस्ट काफी। बिल्कुल, और आपने राजन बिल्कुल सही बात कही कि अब इटली और इंग्लैंड
एक दूसरे के सामने होगा, अजूरीज वर्सेस द थ्री लायंस। गैरेथ साउथगेट की टीम उनके लिए, गैरेथ साउथगेट की तो मेरे को लगता है एक मेरे को कहना चाहिए कि उनका रिडेम्पशन टाइम है। 96 में उनके पेनल्टी मिस की वजह से इंग्लैंड बाहर हुई, ये मौका है इंग्लैंड को टाइटल को जिताने का। लेकिन सामने मैंचिनी है, वो भी इसको बिल्कुल इजीली जाने नहीं देंगे। केन अगर एक बेहतरीन स्ट्राइकर है इंग्लैंड के लिए, तो वहां पे चिलेनी और बुनुची है जो उनको बिल्कुल रोकेंगे। आपके लिए राजन, कौन, किसके पास एक ज्यादा बेटर चांस है इस यूरो 2020 को जीतने का? अगेन अगर आप 1 by 1 कंपेयर करने लगोगे प्लेयर्स को, तो इंग्लैंड थोड़ा सा कंपैरेटिवली भारी लगेगी आपको इटली पर। बट इटली की टीम स्पिरिट, उनका डिफेंस और डिफेंसिव एक्सपीरियंस और रोबर्टो मांचिनी और उनका जो स्क्वाड और सपोर्ट स्टाफ है, उसकी जो यूनिटी है, उसको देखकर, हालांकि ज्यादा पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, बट पर्सनली मैं चाहूंगा इटली ये टूर्नामेंट जीते। और अगर ऐसा इंग्लैंड के लिए तो और भी एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि 66 के बाद से पहली बार किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल्स में इंग्लैंड को आने का मौका मिला है। मेरे को लगता है हर तरफ से पम्प्ड अप है, बहुत बढ़िया मौका है अपना आपको ये बिल्कुल करने का प्रूफ। देखो हिस्ट्री इज विद इंग्लैंड। 1966 में वेम्बली में फाइनल था, वो जीते। इस बार फिर से वेम्बली में फाइनल है, तो पहली बार फाइनल में पहुंचे। इससे पहले 1966 के बाद किसी भी मेजर ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचे थे, पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। इटली से आज तक इंग्लैंड कभी किसी मेजर टूर्नामेंट में नहीं जीती। सेम चीज हमने जर्मनी के लिए भी बोली थी, बट जर्मनी को उन्होंने हराया फाइनल में। अगेन दोनों में से कोई भी टीम जीते फुल्ली डिजर्विंग होंगे। इंग्लैंड को जीतना चाहिए, उनका होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है। ऑब्वियसली एज अ होस्ट अगर आप पहुंचे हो तो आपको जीतना चाहिए टूर्नामेंट, बट कई बार ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके अगेंस्ट चले जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2004 में पोर्चुगल अपने घर में फाइनल हारा था। 2016 बिल्कुल, वो भी ग्रीस से। 2016 में पोर्चुगल ने फ्रांस को फ्रांस में हरा दिया था, राइट? तो वो भी एक अलग हार्ट ब्रेक था। तो यू नेवर नो। मेरे को अगर आई हैड टू पिक अ टीम कि कौन जीतेगा, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इटली होगी, बट इंग्लैंड भी जीत सकता है। दिमाग आपका कह रहा है इंग्लैंड, लेकिन दिल आपका चाहता है कि इटली जीते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मेरा भी ये मानना है। मेरे को ऐसा लगता है कि इटली शायद ट्रम्प कर जाए इंग्लैंड के ऊपर। मैं भी चाहता हूं कि वो जीते। और मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि चिलेनी ने कहा है कि इंग्लैंड को आना बहुत ही ऑब्वियस था फाइनल्स में, क्योंकि उनको इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा होम एडवांटेज मिला। शायद 7 में से 6 मैच वो वेम्बले पे खेले, और क्या ये बहुत बड़ा एडवांटेज है राजन। लेकिन एक चीज इंग्लैंड की जो मैंने देखी है बहुत सालों से, वो क्रिकेट में भी है और फुटबॉल में भी है, बाकी स्पोर्ट का मुझे पता नहीं, अंडर प्रेशर इंग्लैंड बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करती है। प्रेशर क्रॉप इन कर जाता है। और क्रिकेट में तो 2019 में खैर अपना वो डिसअप्रूव कर दिया इंग्लैंड ने अपने परफॉर्मेंस के साथ। क्या 2020 के यूरो कप में इट्स रियली कमिंग होम एडवांटेज होते हुए भी? तो आई वुड लाइक इट टू गो टू रोम, बट इट कैन कम। तो लेट्स सी। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हम लोगों के बहुत सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का। हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। कई लोगों ने आके अपना हमने होम वर्सेस रोम पूछा था, और वहां पर भी ज्यादा परिणाम वैसे इंग्लैंड की तरफ था, लेकिन आखिरी में इटली आ गई। नहीं, देखो इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यही है कि इंग्लैंड की जो मीडिया है वो इतना हाइप करती है, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं ज्यादा। तो ये इंग्लैंड की प्रॉब्लम है। लेकिन इटली की टीम जो है, फॉर एग्जांपल, इटली हमेशा जब बुरे दौर से गुजरती है तो बहुत स्ट्रांगली वापस आती है ना। तो फॉर एग्जांपल 2006 का जो वर्ल्ड कप इटली जीती थी, उस टाइम पर भी उनके सीरिया में मैच फिक्सिंग वाले कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी और बहुत डाउन थी, और इटली ने मेजर टूर्नामेंट आके अचानक से जीत लिया। इस बार भी अगर आप इस टीम को देखो तो लास्ट वर्ल्ड कप ये टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, है ना। तो एकदम डाउन थी इटली एज अ नेशन और नेशनल टीम, और अचानक से नेक्स्ट मेजर टूर्नामेंट में आप सीधा फाइनल तक पहुंचे। और कोई बड़ी बात नहीं होगी, इटली इसको जीत भी जाएगी। इटली की जो टीम है, जो रोबर्टो मांचिनी ने स्पेशली ये जो टीम बनाई, बहुत जबरदस्त टीम है। एक तरह की प्रीमियर लीग साइड ही आप मान सकते हो। बहुत ही फिजिकली और फास्ट गेम है। तो आप ये एक्सपेक्ट करो एक प्रीमियर लीग के जो एलीट गेम होता है वैसा ही गेम होगा, और बहुत बढ़िया गेम होगा। 12 तारीख को राजन पता चल जाएगा कि इट्स कमिंग होम और इट्स गोइंग टू रोम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए।
इस पॉडकास्ट के लिए। हम लोग अब 12 तारीख को हम लोग वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा। और बाय द वे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 114 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़े सारे लोगों के लिए शायद ना हो, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, उसका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और स्पॉटिफाई पे भी, जैसे पिछली बार भी राजन ने कहा था, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे शायद अभी बांध खुला नहीं है हमारे फॉलोअर्स का, तो वहां हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फॉलो करें। और 12 के फाइनल्स के बाद हम लोग आखिरी यूरो 2020 का पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोर देन 90 मिनट्स उसके बाद आपको नहीं देखेगा। फिर हम इंडियन फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल की तरफ और जाएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू करण, और सभी दर्शकों का भी थैंक यू।